सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। तो ये वीडियो जो है बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स एंड एज वेल एज सीए स्टूडेंट्स के लिए काम आ सकती है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है ना एक्चुअली सब पार्ट में डिवाइडेड होगी कि मतलब टॉपिक ऐसे पर टॉपिक डिवाइडेड होगी। ठीक है, तो अभी तो हम सबसे पहले ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में समझते हैं। ठीक है, और उसके बारे में कुछ टर्म समझेंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट क्या होता है। आगे आने वाली वीडियोस में ऑफ़र वगैरह सब चीज़ों में समझा दूँगी। लाइक अगर आप ये सारी वीडियोस वॉच कर दोगे तो मतलब जैसे आप बुक खोलोगे ना तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ बुक खोल के आपको सिर्फ नज़र मारनी पड़ेगी, बट ये आपको लेक्चर ढंग से सुनने पड़ेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 which prescribes the law relating to contracts in India. Act is based on the principles of English common law and is applicable to all the state of India. तो बात बस इतनी सी है। देखिए, हमारा इंडिया लाइक इंडिपेंडेंस डे कब आता है, राइट? 15 अगस्त 1947, राइट? तो ये जो लॉ एप्लीकेबल हुआ था ये था 1 सितंबर 1872 का। ठीक है, 1 सितंबर 1872 का। इट मीन्स हमारे इंडिपेंडेंस से बहुत साल पहले। तो इट मीन्स ये जो लॉ है ये है इंग्लिश कॉमन लॉ, राइट? अब जो इसमें जो भी लॉ है, ठीक है, तो ये सारे कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? वो इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सारे के सारे स्टेट ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, सारे स्टेट्स पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जो मतलब बनता है ना, एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट, दोनों टर्म्स होना बहुत ज़रूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है सो दिस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब एग्जांपल नीचे दे रखा है कि व्हाट इज़ एन एग्रीमेंट। ठीक है, अब समझिए, जब दो लोग एक ही चीज़ पे एग्री करते हैं उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। अब आप कोई शॉप पे जाते हो, राइट? अब आप सपोज़ आइसक्रीम लेने गए, तो आइसक्रीम वाले के पास आप गए, आपने कहा मुझे चॉकलेट वाली आइसक्रीम चाहिए। सामने वाला एग्री कर गया आपको देने के लिए, और आप एग्री करके उसको ख़रीदने के लिए, जब दोनों ही लोग एक ही चीज़ पे एग्री कर जाए और उसने कहा 10 रुपये की आइसक्रीम है, आपने कहा ठीक है मेरे पास ये 10 रुपये है, तो आप दोनों ही एक प्राइस पे एग्री कर जाते हो, एक ही आइसक्रीम पे एग्री कर जाते हो। ठीक है, मतलब बोले तो एक बात पे एग्री कर जाना, उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। अब समझो, एग्जाम्पल दे रखा है, बीन ऑफर्स टू सेल हिज टीवी फॉर ₹20,000 टू प्रिया एंड प्रिया एक्सेप्ट्स द ऑफर। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जहाँ आ जाए वो एग्रीमेंट होता है। जहाँ ऑफर और एक्सेप्टेंस आ जाए वो एग्रीमेंट हो जाता है। इसमें क्या लिखा है कि बीन ने ऑफर दिया कि क्या तुम मेरा टीवी खरीदना चाहोगी 20,000 रुपीज़ को। प्रिया का बोला, प्रिया ने कहा ओके आई एक्सेप्ट द ऑफर। ठीक है, तो प्रिया ने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, बीइंग का दिया हुआ ऑफ़र उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो उसने क्या किया, ऑफ़र लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट हो गया। सो इसमें कोई डाउट, कुछ भी डाउट नहीं होगा। अब एक बार मैं एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ देती हूँ, आपको ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल पहले समझेंगे, उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन रीड कर देते हैं। एन ऑफर और प्रपोजल बाय वन पार्टी एंड एन एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर बाय अनदर पार्टी इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। कुछ है इस डेफिनेशन में, अभी तो मैं इसका एग्जांपल रीड करके आए। तो वही बात है कि सामने वाला ऑफ़र दे रहा है और सामने वाली पार्टी ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। इट्स कॉल्ड एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, एंड वेयर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मीट सो क्रिएट्स एन एग्रीमेंट। ठीक है, तो क्या बन जाता है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस विद टर्म्स विच आर क्लियर एंड सर्टेन। साफ सी बात है। अब बताओ, कोई चीज़ें परफॉर्मेंस करने के लिए कैपेबल ही नहीं होंगी तो उसको तुम परफॉर्म कर सकोगे? फॉर एग्जांपल, एक लड़की ने बोला लड़की को कि तुम जाओ मेरे लिए चांद और तारे तोड़ के लाओ आसमान से। उस लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया। अब खुद सोचो कि परफॉर्म करने के लिए कैपेबल है वो? नॉट एट ऑल। तो यहाँ पे कोई एग्रीमेंट बनता ही नहीं है। तो वही बहुत बोलता है कि कैपेबल होना चाहिए परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब सुनिए, अब एक और छोटा एग्जांपल दे देती हूँ मैं कि जिससे चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए हमारे लिए। अब सपोज़ सबने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है, राइट? तो सपोज़ गलत इलेक्ट्रॉनिक्स पे कोई भी कस्टमर जाता है, ठीक है, और जेठालाल को बोलता है कि मुझे मोबाइल दिखाओ। ठीक है, मोबाइल दिखाओ, एंड्रॉयड मोबाइल दिखा दो मुझे कोई भी, और 10,000 के अराउंड आ जाए। तो उसने मोबाइल रख दिए, 10 मोबाइल रख दिए उसके सामने। उसने एक फ़ोन पे एक, हाँ मतलब कि एक फ़ोन ले लिया, उसने कहा कि मुझे फ़ोन चाहिए। ठीक है, सामने वाले ने अपनी एक्सेप्टेंस दी। ठीक है, उस फ़ोन पे
ठीक है, जहाँ पे मतलब जेठालाल ने 10 फ़ोन के ऑफ़र दिए, उसने से एक से एक्सेप्ट कर लिया, तो जहाँ पे और ऑफ़र और एक्सेप्टेंस मिल जाए उसे हम क्या कह देंगे, एग्रीमेंट कह देंगे। आई होप कि अब कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो लिखा अब आगे एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट। When the agreement is valid in the court of law and the parties of the contract can be held liable to complete the promises, there must be a legal relationship. अब समझो, कहता है कि जब एग्रीमेंट जो वैलिड हो, ठीक है, वैलिड होना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि वैलिड एग्रीमेंट में कौन कौन सी 11 टर्म्स आती हैं। ठीक है, तो उसको भी हम ढंग से पढ़ेंगे आगे, बट अभी एनफोर्सबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट समझते हैं। ठीक है, देखो, जब चीज़ें लीगल होती जाए, ठीक है, जब हम उसमें लीगल टर्म में बात करें तो जब हम एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट कहेंगे। ठीक है, जब चीज़ों में लीगल रिलेशनशिप आ जाए तो उसे हम क्या कह देंगे, एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट। आप समझो, परचेज और सेल एग्रीमेंट, मैरिज एग्रीमेंट्स, इंश्योरेंस एग्रीमेंट, और आप कह सकते हो कोई कमर्शियल बिजनेस एग्रीमेंट रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो उसे हम कह सकते हैं कि उसमें लीगल ऑब्लिगेशंस है। ठीक है, अब सोचो कि कोई मैरिज का एग्रीमेंट है, ठीक है, कोई कोर्ट मैरिज वगैरह कर रहा है तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रही है, राइट। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राज़ी हो रहे हैं, तो दोनों ही अपने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लीगल टर्म में वो दोनों के दोनों बंध रहे हैं। कोई भी इंश्योरेंस लेता है तो सामने वाला अपने ऑफ़र देगा, एक्सेप्टेंस देगा, ठीक है, उसमें कोई ना कोई लीगल टर्म्स होंगी तो ऑब्वियसली तो वो क्या बन जाएगा, एनफोर्सेबल हो जाएगा। एक एग्जांपल लिखा है, मिस्टर बीन ऑफर्स टू सेल हिज कार फॉर ₹20,000 टू द ओल्ड लेडी प्रिया एंड प्रिया एक्सेप्ट्स द ऑफर। ठीक है, मिस्टर बीन ने सामने वाले को ऑफ़र दिया, प्रिया को ₹20,000 का, ठीक है, और प्रिया ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर ना क्या हो रहा है, परचेज और सेल एग्रीमेंट है। अब मेरी बात समझो, परचेज और सेल एग्रीमेंट है। अब इधर मिस्टर बीन ने बाद मना कर दिया कि मैं तुम्हें अपनी कार नहीं सेल करूँगा, प्रिया उस पर सूट कर सकती है। और प्रिया ने बाद मना कर दिया कि मैं उसको पैसे नहीं पे करूँगी, तो मिस्टर बीन उस पर सूट कर सकता है। मम्मी, सूट का मतलब क्या होता है, बट सूट का मतलब होता है केस फाइल कर देना। ठीक है, सो आई होप कि लेक्चर समझ तो आ ही गया होगा। ठीक है, नहीं समझ आता स्टिल इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट सो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। बाकी ऑफ़र वगैरह सारी आगे वीडियोस में आती जाएंगी। ठीक है, और आगे जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वीडियोस मुझे नहीं पता कितनी बनेंगी आगे फर्दर, बट एक घंटे या 2 घंटे की वीडियो डाल दूँगी, उसमें पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, बट उससे पहले वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो अभी आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ बनाती रहूँगी मैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।